हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। हमने बहुत अच्छे से ये चीज सीखा कि कैसे किसी हायर ऑर्डर एलडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे पहचाने कि दिया गया इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट है या नहीं। तो उसके लिए हमने क्या किया कि भाई जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी जाएगी उसका पहली बात तो लीनियर है, मतलब डिग्री कितना होगा 1, मतलब जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी पावर कितनी देखने को मिलेगी 1। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे उन तमाम डेरिवेटिव्स के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो कैसे होंगे, कांस्टेंट फॉर्म में। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था a0 dny/dxn प्लस a1 dn-1y/dxn-1 प्लस a2 dn-2y/dxn-2 प्लस अप टू an y इज इक्वल टू q, जहां RHS Q जो है वो x का कोई एक फंक्शन होता है। तो इस प्रकार का जब आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिले जिसमें डेरिवेटिव्स के कोफिशिएंट्स जो है वो कांस्टेंट फॉर्म में हो, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं LDE विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से हमने इस पर डिस्कशन किया था। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जैसे हमने पहचान लिया कि ये एक एलडी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, ये चीज भी हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। हम जानते हैं कि इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो होगा y इज इक्वल टू CF प्लस PI, जहां CF को हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, PI को हम कहेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। बट यहां पे देखिए सॉल्यूशन को दो पार्ट में हमने ब्रेक किया है, एक CF और दूसरा PI। अब CF निकालने के अलग तरीके होते हैं, PI निकालने के अलग तरीके होते हैं। CF निकालने के जो रूल्स है, रूल्स फॉर फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF, पूरक फलन निकालने के जो नियम है वो लास्ट सेशन में हमने बहुत अच्छे से कवर किया था। आई टैब पर क्लिक करके आप उस वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं, आपको सारे रूल्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं रूल्स फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल, विशिष्ट समाकलन को किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। तो PI निकालने के क्या रूल्स होंगे। अब देखिए स्ट्रक्चर वाइज यदि बात करें तो सबसे पहले जो भी इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि d/dx के फॉर्म में होगा, हम सबसे पहली स्टेप में उस इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। और हम जानते हैं कि सिंबॉलिक फॉर्म में क्या होता है, जो भी d/dx होता है उसकी प्लेस पे हम कैपिटल D करेंगे, जो d² अपॉन dx² दिखेगा उसकी प्लेस पे हम d² करेंगे एंड सो ऑन। तो जैसे हम इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, यहां पे a0 यहां पे मिलेगा dn प्लस a1 dn-1 प्लस a2 dn-2 प्लस अप टू an इज इक्वल टू Q। अब देखिए हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमेशा हाईएस्ट ऑर्डर से लोवेस्ट ऑर्डर की तरफ ही लिखा जाता है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर से या हाईएस्ट ऑर्डर से हमने एक एक ऑर्डर डिक्रीज करके एक जनरल फॉर्म यहां पे लिखा है। पर्टिकुलर इंटीग्रल पे भी हम आ रहे हैं, बस छोटा सा एक शॉर्ट रिवीजन लें लास्ट सेशन का और उसके बाद हम इसको लिंक करें। तो देखिए यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, ये जो ब्रैकेट वैल्यू है ना, ये d के किसी एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी प्लेस में शॉर्ट फॉर्म में हम fd y इज इक्वल टू Q भी लिख सकते हैं। तो इसको हम कहें सपोज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो देखिए fd y इज इक्वल टू Q तरह की दिखने वाली किसी भी इक्वेशन को इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये एक LDE विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। और इस तरह की दिखने वाली किसी भी इक्वेशन का जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा, से इक्वेशन नंबर 2 y इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF निकालने के रूल्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं, लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से हमने वहां पे कवर किया कैसे CF फाइंड आउट किया जाए। आज के सेशन में हम बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल PI निकालने का जो रूल्स है कि हम PI कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। अब देखिए यहां पे रूल्स फॉर फाइंडिंग PI में आपको PI का एक फॉर्मूला सेट करना होता है। PI का फॉर्मूला होता है 1/fd इंटू Q, बस इतनी सी चीज याद रखनी है। अब एक चीज यहां देखिए, PI इज 1/fd इंटू Q। आप ये जानते हैं कि इक्वेशन आपका कैसा है, f ऑफ dy इज इक्वल टू Q। याद कैसे रखें, यहां से आप y का वैल्यू निकालो तो क्या आएगा 1/fd इंटू Q। तो ये जो y है ना, y क्या है, सोल्यूशन है। अब देखिए CF का काम कंप्लीट हुआ तो y आपका क्या बना, PI बना, ठीक है ना। ऐसे हम याद रख सकते हैं इसको। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या बना, 1/fd इंटू Q। फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म यदि याद है तो 1/fd इंटू Q PI को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये हुआ पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब यहां देखिए
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल, दो चीजें यहां पे इक्वेशन में समाहित होती है। जो दी गई इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है ना, उस पे निर्भर करता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्योंकि जब आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF निकालते हो तो आपको रूल्स पता है। CF में एक कॉमन चीज हमने देखी कि आप कैपिटल D को M से रिप्रेजेंट करते थे, Y को 1 लेते थे और RHS Q को 0 लेते थे जब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करते थे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के केस में आप ये सब्स्टिट्यूशन लेते थे, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स बनाते थे। उन रूट्स का जो नेचर होता था वो तय करता था कि दी गई इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो। रूट्स की अलग अलग कंडीशंस होती थी कि रूट्स रियल हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, रूट्स रियल हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, रूट्स इमेजिनरी हो सकते हैं, रिपीटेड इमेजिनरी हो सकते हैं। इन चारों केसेस को कवर करने के लिए 3 एग्जांपल लास्ट सेशन में हमने सीखे हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल देखो किस पे डिपेंड है, Q, और Q क्या है, दी गई इक्वेशन का RHS। मतलब हम जब CF निकालते हैं तो RHS का कोई रोल नहीं होता है, Q को 0 कर दिया जाता है। बट जब PI निकालते हैं तो PI टोटली किस पे डिपेंड हुआ, RHS Q पे। तो यहां पे Q के डिफरेंट टाइप्स पे डिपेंड करेगा कि पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है। ठीक है, तो यहां पे हम बात करते हैं सबसे पहला केस, जब Q कैसा हो, 0 हो। अब यदि दी गई इक्वेशन का RHS 0 है, मतलब Q 0 है, तो देखिए Q की प्लेस पे 0 करेंगे तो PI क्या हो जाएगा, यहां पे PI इज ऑल्सो 0। और यदि PI 0 है तो आप जानते हैं कि कंप्लीट सोल्यूशन Y क्या हुआ, CA प्लस PI। PI 0 हुआ तो Y क्या बचा, only CF। means if the RHS Q of the given equation is 0, then there is no need to find the particular integral PI, because in such case PI must be 0. So when Q means RHS of equation is 0, PI is 0. केस नंबर फर्स्ट। अब हम आते हैं केस नंबर 2 पे। अब केस नंबर 2 में आप देखिए, यदि Q का वैल्यू कैसा हो, e पावर ax जैसा हो, इंपॉर्टेंट केस है। अब इसके बाद जितने केसेस हम सीखेंगे, यहां हमारे पास टोटल 6 केसेस होते हैं। इन 6 केसेस के माध्यम से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को कंप्लीटली फाइंड आउट करना सीखेंगे। Q के नेचर पे बेस्ड होगा कि आपका PI जो है वो इक्वेशन का कैसा हो। तो 6 डिफरेंट केसेस हम देखेंगे, 6 अलग अलग वैरायटीज देखेंगे। दी गई इक्वेशन का RHS आपको इन 6 में से एक टाइप का हमेशा देखने को मिलेगा और उसी के आधार पर पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम डिफाइन करते जाएंगे। साथ ही साथ CF के लिए भी प्रैक्टिस लगाते जाएंगे। कई सारे एग्जाम्पल्स भी इन तमाम केसेस पे हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आएगी, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, यदि दी गई इक्वेशन का RHS Q कैसा हो, e पावर ax जैसा हो, मींस Q इज इक्वल टू e पावर ax, तो आप ये अच्छे से जानते हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल PI कैसा होता है। हम जानते हैं कि PI होता है 1/FD इंटू Q। अब देखिए 1/FD और Q कैसा है यहां पे, e टू दी पावर ax जैसा। तो जब भी ये सिचुएशन मिले, आपको क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर में FD है ना, FD मतलब क्या, जो आपको दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें जितनी भी कैपिटल D की टर्म होती है उसमें सारे D की जगह आप क्या रख दो, A रख दो और e पावर x को एज इट इज रहने दो। सबसे आसान केस है, जब RHS Q e पावर ax हो तो FD में D को आप A से रिप्लेस कर दो, बशर्ते कि D को A रखने पे डिनोमिनेटर 0 न बने। क्योंकि यदि D को A से रिप्लेस किया और डिनोमिनेटर 0 हो गया तो समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। मतलब उस अवस्था में आप पर्टिकुलर इंटीग्रल PI को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन, सपोज मान लिया जाए कि सपोज इन केस fa इज इक्वल टू 0, भाई D को A रखने पे यदि डिनोमिनेटर 0 हुआ तो हम क्या करेंगे, ऐसी अवस्था में फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाला जाए, आप न्यूमरेटर को x से मल्टीप्लाई करो, जो डिनोमिनेटर, देखिए ये जो न्यूमरेटर है ना, इसमें हमने x से मल्टीप्लाई किया, जो डिनोमिनेटर का fd है इसको d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो fd का d के लिए डिफरेंशिएशन क्या बना, f डैश d, और फिर उस डेरिवेटिव वाले पार्ट में d की प्लेस पे a रखो और फिर e पावर ax रखो, बशर्ते कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करके d को a रखने पे जो वैल्यू है वो 0 ना हो, क्योंकि यदि f डैश a 0 हो गया तो फिर PI नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब मान लिया जाए किसी वर्स्ट सिचुएशन में कि भाई f डैश a भी क्या हो गया, 0 हो गया,
तो फिर हम पी कैसे निकालें? फिर एक बार x से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, फिर डिनोमिनेटर को एक बार d के लिए डिफरेंशिएट करो, तो f डबल डैश d आया। फिर d की प्लेस पे a रखो, देन e पावर x, बशर्ते कि सेकेंड डेरिवेटिव d बराबर a पर कैसा हो? नॉन जीरो हो। अब मान लिया जाए कि सेकेंड डेरिवेटिव d बराबर a पर भी क्या आ गया? जीरो आ गया। तो फिर क्या करें? फिर एक बार x से मल्टीप्लाई, फिर fd को d के लिए थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करो, और फिर डिफरेंशिएशन के बाद d की प्लेस पे a रखो, देन e पावर x, एंड वी विल कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल वी गेट द नॉन जीरो डिनोमिनेटर। तब तक ये प्रक्रिया करते जाना है जब तक कि डिनोमिनेटर में जीरो की परेशानी हल ना हो जाए। तो आई होप कि आपको केस समझ में आया होगा। सिंपल सा केस है, आसान सा केस है। डी की जगह ए रखना है यदि ई पावर एक्स आरएचएस में दिख जाए, ठीक है। यदि जीरो हुआ डी को ए रखने पे, तो एक्स से मल्टीप्लाई करते जाओ, डी को डिफरेंशिएट करते जाओ एफ डी को डी के रेस्पेक्ट में, फिर डेरिवेटिव पार्ट पे डी की जगह ए रखो। तो ये प्रोसेस आसान है, समझेंगे इसको एग्जांपल के माध्यम से। बट एग्जांपल लेने से पहले कम से कम 2 से 3 डिफरेंट केसेस हम पीआई के डिस्कस करें, और उन तमाम केसेस पे एक कॉमन एग्जांपल लेंगे, ताकि 3 डिफरेंट केसेस पे एक साथ हम प्रैक्टिस लगाएं। तो केस नंबर 2, तो देखिए केस नंबर फर्स्ट में हमने देखा कि व्हेन आरएचएस ऑफ द इक्वेशन क्यू इज 0। सेकंड में हमने देखा व्हेन आरएचएस ऑफ द इक्वेशन क्यू इज ई पावर एक्स। अब हम बात करते हैं केस नंबर 3 की, जब आरएचएस किसी इक्वेशन का कैसा हो, क्यू साइन एक्स प्लस बी या फिर कॉस एक्स प्लस बी। कहने का मतलब जब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई फाइंड आउट करते हैं तो वो होता है 1/fd इंटू क्यू। और यहां पे हम देखें एफ डी तो जो भी रहेगा इक्वेशन में, अभी एग्जांपल लेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। और क्यू कैसा हो, या तो साइन एक्स प्लस बी जैसा हो या फिर cos x प्लस बी जैसा हो, लाइक साइन 2x या cos 3x या साइन 4x प्लस 5 cos 3x माइनस 2। इस प्रकार का जब आपको आरएचएस किसी इक्वेशन में दिखे, तो इस सिचुएशन में दी गई इक्वेशन के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल पीआई को कैसे फाइंड आउट किया जाए, तो काम बड़ा आसान है। देखिए क्या करना होगा, ये जो एफ ऑफ डी है ना, डिनोमिनेटर का जो कुछ काम करना है पीआई के लिए, क्यू के नेचर पे बेस्ड, क्यू को देख के हमको क्या करना पड़ेगा, इस एफडी में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसा क्यू वैसा एफडी में चेंज। क्यू ई पावर एक्स था तो एफडी में डिनोमिनेटर में डी को ए रख दिया। अब यदि क्यू साइन एक्स प्लस बी या कॉस एक्स प्लस बी जैसा दिखेगा, तो इस एफडी में जो डी स्क्वायर होगा, उस डी स्क्वायर की प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, माइनस ए स्क्वायर। डी स्क्वायर की प्लेस पे लेंगे माइनस ए स्क्वायर, एंड साइन एक्स प्लस बी या फिर कॉस एक्स प्लस बी, जो भी हम लिखना चाहें, ठीक है। इसकी प्लेस पे यही आएगा, साइन तो साइन और कॉस तो कॉस, दोनों के लिए रूल एक समान होगा। tan cot sec cosec ये अलाउ नहीं है। दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन q इज ऑफ sin x प्लस बी और cos x प्लस बी। तो देखिए क्या समझा हमने, एफडी में जहां डी स्क्वायर होगा, अब डी स्क्वायर कैसे भाई, एफडी मान लो डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3 टाइप का हो, तो उसमें सिर्फ डी स्क्वायर वाली टर्म की जगह आप क्या लिखेंगे, माइनस ए स्क्वायर। जहां ए क्या होगा, साइन या कॉस में एक्स का जो कॉफिशिएंट है उसको आप क्या कहेंगे, ए कहेंगे। तो इस ए का पहले स्क्वायर करेंगे, ए का पहले स्क्वायर करेंगे, जो आएगा उसमें फिर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो दोनों में डिफरेंस होता है, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूजन में गलत कर देता है। भाई यदि मैंने कहा माइनस ए का स्क्वायर तो ये हुआ आपका ए स्क्वायर, और मैंने कहा ए स्क्वायर और फिर आप माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये होगा माइनस ए स्क्वायर। तो यहां पे क्या करना है, जो भी ए होगा पहले आप स्क्वायर करो, जैसे -2 होगा तो -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। तो फिर 4 को हम मल्टीप्लाई करें माइनस से, मतलब एफडी में डी स्क्वायर को नेगेटिव ए स्क्वायर के साथ रिप्लेस करें, देन रिमेनिंग चीजें एक समान, बशर्ते कि डी स्क्वायर को नेगेटिव ए स्क्वायर करने पे डिनोमिनेटर 0 ना आ जाए। हर बार ये कंडीशन अप्लाई होगी, पर्टिकुलर इंटीग्रल के एग्जिस्टेंस की, उसके अस्तित्व की बात होगी कि यदि डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर करें तो डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए, क्योंकि यदि डिनोमिनेटर 0 हुआ तो फिर पी नॉट डिफाइंड। तो मान लो वर्स्ट सिचुएशन में डी स्क्वायर को नेगेटिव ए स्क्वायर करने पे डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो क्या करें, फिर हम x से मल्टीप्लाई करें, फिर डिनोमिनेटर को क्या करें, डिफरेंशिएट करें, और जो एफ डी का डिफरेंशिएशन आएगा ना, एफ डैश डी,
उसमें जो डी स्क्वायर मिलेगा उसकी प्लेस पे फिर हम क्या करेंगे, माइनस ए स्क्वायर रखेंगे एंड देन साइन एक्स प्लस बी, या फिर जो भी कॉस एक्स प्लस बी जो फंक्शन होगा वो रखेंगे। क्लियर। अब मान लिया जाए अगेन किसी वर्स्ट सिचुएशन में फिर से एफ डैश माइनस ए स्क्वायर 0 हुआ, तो फिर एक्स से मल्टीप्लाई, तो यहां होगा एक्स स्क्वायर। फिर हम क्या करें, जो डिनोमिनेटर एफ डी था जिसमें हमने डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर रखा, 0 बना, तो फिर हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया। फिर एफ डी को डी के लिए डिफरेंशिएट करके डिफरेंशिएशन वाले पार्ट पे डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर किया। यदि ये भी 0 हुआ फिर एक्स से मल्टीप्लाई, फिर 2 बार डिफरेंशिएशन करो और जो सेकेंड डेरिवेटिव टर्म है उसमें यदि डी स्क्वायर है तो फिर उसको माइनस ए स्क्वायर करो एंड देन साइन एक्स प्लस बी और cos ax प्लस बी, ये करें। ठीक है ना। और ये काम तब तक करते जाएं जब तक कि डिनोमिनेटर में 0 की समस्या हल नहीं हो जाए, तब तक करेंगे जब तक कि डिनोमिनेटर नॉन जीरो ना हो जाए। तो आई होप कि आपको केस नंबर 3 जो है वो समझ में आया होगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल अभी मैं लूंगा ताकि बस ये कॉन्सेप्ट समझ में आए, उसके बाद एक स्टैंडर्ड एग्जांपल लेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एक ऐसा सवाल लेंगे जिसमें जितने भी 3-4 केस हम डिस्कस करेंगे, एक सिंगल क्वेश्चन में सारे केसेस मल्टीपल वैरायटीज के साथ में हम अप्लाई करें और आज के सेशन को बहुत अच्छे से समझे। लास्ट में जब सारे केस कंप्लीट होंगे फिर एक और सेशन हम रखेंगे जिसमें मल्टीपल क्वेश्चंस पे हम एक साथ प्रैक्टिस लेंगे। इन तमाम सीएफ और पीआई का एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे जिसमें खूब सारे एग्जांपल हम कवर करेंगे। ठीक है। अब मान लो जैसे ये सिचुएशंस आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर कैसे बनेगा। सपोज एक हम एग्जांपल के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन ले, डी स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस 2x। सपोज ये इक्वेशन होता, देखो मैंने सिंबॉलिक फॉर्म डायरेक्ट लिखा, ठीक है ना, डी स्क्वायर प्लस 4y इज ई पावर माइनस 2x। सारे केसेस आपके सामने लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल बाद में लेंगे बट अभी कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं एक बार फिर से। ठीक है ना। तो डी स्क्वायर प्लस 4y इज ई पावर माइनस 2x लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म है, सिंबॉलिक फॉर्म है इक्वेशन का। सीएफ निकालने के तरीके हमने लास्ट सेशन में सीखे थे, उस पर बाद में डिस्कशन करेंगे। आज पीआई की बात कर रहे हैं। पीआई होता है 1/fd इंटू क्यू। क्यू कैसा है यहाँ पे, ई पावर माइनस 2x जैसा। थोड़ा सा कंपेयर करें, एफ डी की प्लेस पे क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर प्लस 4 और क्यू की जगह क्या लिखा, ई पावर माइनस 2x। अब देखिए यहां पे मैं सिचुएशन बताऊं, यदि प्लस 2x होता तो आप क्या लिखते, रूल के अकॉर्डिंग एफ डी में डी को ए रखते, तो डी की जगह ए रखते। ए क्या होता, ई पावर में एक्स का कोफिशिएंट जो कि यहां क्या है 2 है, तो डी की जगह 2 रखो तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 प्लस 4 कितना हुआ 8, तो ये हो जाता 1/8 ई पावर 2x। पीआई निकालना आसान था, एफडी में डी को ए से रिप्लेस किया। अब यदि यही मान लो इक्वेशन ऐसा होता कि ई पावर माइनस 2x होता, तो हम जानते हैं कि पीआई क्या होता 1/fd इंटू क्यू। अब यहां पे आप देखिए 1/fd क्या होता, 1/fd आपका डी स्क्वायर प्लस 4, क्यू की जगह आप क्या रखते, ई पावर माइनस 2x। अब थोड़ा सिचुएशन को हम समझे, यहां पे डी की जगह ए ले लें, डी की जगह ए ले तो यहां पे वापिस अपने को क्या मिल रहा है, डी स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 2 स्क्वायर अगेन 4, 4 प्लस 4 फिर 8। थोड़ा सा सिचुएशन को हम और बदले, डी स्क्वायर प्लस 4 की जगह क्या ले लें, डी स्क्वायर माइनस 4 ले लें, तो देखो यहां पे क्या आता, डी स्क्वायर प्लस 4 की जगह डी स्क्वायर माइनस 4 आता। अब आप क्या करते हैं, यहां पे d की जगह a रखते हैं, a का वैल्यू कितना होता +2 या -2, यहां पे -2 ले लिया। अब -2 का स्क्वायर करेंगे तो देखो आपको क्या मिलेगा +4 एंड 4 - 4 क्या आया 0। मतलब इस सिचुएशन में हम देखें तो d को a रखने पे डिनोमिनेटर क्या हो गया 0 हो गया, केस ऑफ फेलियर। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, रूल ये कहता है सिंपली आप मल्टीप्लिकेशन करो x के साथ न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर जो है ना उसमें डिफरेंशिएट कर दो fd को। fd क्या था, d स्क्वायर -4 था, तो इस डी स्क्वायर -4 में हम क्या करें, एफ डी को डिफरेंशिएट करो, तो डी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आया 2d और 4 का 0, तो ये डिफरेंशिएशन मिला। और डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर आपका जो एफ डी आया ना, एफ डैश डी आया, उसमें डी को ए रखो। अब यहां यदि आप डी को ए रखोगे तो ए मान लो आपका कितना है -2, 2 और -2 का मल्टीप्लाई किया तो -4 ई पावर -2x। बड़ी आसानी से कर दिया, ठीक है ना। तो ये चीज अपने को यहां पे ध्यान रखना होता है, ठीक है, कि जब भी e पावर x आएगा तो आप d को a रखेंगे, 0 आया
तो हम x से मल्टीप्लाई करें, डिफरेंशिएट करें। अब जैसे साइन कॉस के लिए हम बात करें, सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन और लें इस पे बेस, इसी सवाल में हम मान लो करते डी स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू, यहां पे सपोज हम क्या ले लेते, साइन 3x लेते, ठीक ना। अब देखो पी क्या हुआ, हम जानते हैं 1/fd इंटू क्यू। अब यहां fd क्या है आपका, डी स्क्वायर माइनस 4, क्यू की प्लेस पे आपने क्या लिया, साइन 3x लिया। अब थोड़ा समझे इसको ध्यान से, जब भी साइन या कॉस होगा तो fd में जो d स्क्वायर होगा उसकी जगह माइनस a स्क्वायर करो। d क्या है, fd में d स्क्वायर, इस d स्क्वायर की जगह आप क्या लिख दो, माइनस का a स्क्वायर। a क्या है, साइन में x का कोफिशिएंट 3, तो 3 का स्क्वायर हुआ 9 विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि a का स्क्वायर करके माइनस, एंड माइनस 4 यहां क्या आया, साइन 3x। अब देखिए क्या मिला, 1 में माइनस 13 साइन 3x। पी निकालना आसान था, बहुत इजी है, ठीक है ना। अब मान लिया जाए यहां हम डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा ऐसा कहें, डी स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू साइन 2x। अब मान लो ऐसा एग्जांपल लें, तो अब पी क्या होता है आपका, 1/fd इंटू क्यू। अब देखो fd क्या हुआ आपका, डी स्क्वायर प्लस 4 और q क्या है यहां पे आपका, साइन 2x। रूल क्या कहता है, fd में d स्क्वायर को नेगेटिव a स्क्वायर, a का वैल्यू क्या हुआ 2, तो यहां क्या लिखे, 2 का स्क्वायर 4 विथ नेगेटिव साइन प्लस 4 इंटू साइन 2x, माइनस 4 प्लस 4 क्या हुआ 0, केस ऑफ फेलियर। तो हम इस सिचुएशन में जब सिचुएशन फेल होती है क्या करें, जो यहां किया वही यहां करें, x के साथ मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो क्या आएगा, डी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2d, 4 का आया 0, देन साइन 2x। अब आपको क्या करना है, रूल के अकॉर्डिंग जब भी fd होगा तो fd में d स्क्वायर को माइनस a स्क्वायर, यहां d स्क्वायर है क्या, नहीं है, क्या करें, d से मल्टीप्लाई, d से डिवाइड। अब d स्क्वायर आया, अब इस d स्क्वायर की जगह नेगेटिव a स्क्वायर करो, a कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 विथ नेगेटिव माइनस 4, माइनस 4 2 जा कितना आया 8 माइनस का, ठीक है ना। और ऊपर क्या आया, d साइन 2x। क्या लिखा जा सकता है, d मीन्स व्हाट, सिंबॉलिक फॉर्म है, आप d बाय dx को क्या लिखते हो, कैपिटल D। d का मतलब डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2 cos 2x। तो यहां क्या लिखेंगे, 2 इंटू एक्स इंटू कॉस 2x, और अपोन में क्या चल रहा है माइनस 8। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहां पे, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन x cos 2x अपोन में माइनस 4। अब देखो क्या होता है, कई बार हमको तो रूल याद है, साइन या कॉस आया तो डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर किया। अब मान लिया जाए कि भाई ये 1/d था, मैंने डी से मल्टीप्लाई, डी से डिवाइड नहीं किया इस सिचुएशन में, ठीक है। तो भी हम ये बात तो अच्छे से जानते हैं कि भाई डी का मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स। तो 1/d का मतलब क्या होगा, इंटीग्रल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि डिफरेंशिएशन का इनवर्स ऑपरेटर क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, या इंटीग्रेशन का इनवर्स डिफरेंशिएशन होता है। तो 1/d की जगह आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, इस 1/d की जगह क्या कर सकते थे, इंटीग्रल भी कर सकते थे। दोनों प्रकार से करें, लॉजिकली दोनों चीजें सही है, रूल अपनी जगह सही है, हमें क्या लगता है हम वो काम कर सकते हैं, एग्जाम में ये सब काम करने की हमको छूट होती है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे अपने पास आया x, यहां मिला अपने को 1/2, साइन का इंटीग्रल होगा माइनस cos 2x अपॉन 2। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आया, x cos 2x, ये x cos 2x अपॉन में 4 विथ नेगेटिव साइन। चाहे हमने d से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, चाहे हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया, दोनों ही सिचुएशन में आंसर जो है अपने को क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे, ठीक है ना। तो 1/d की सिचुएशन में आप इंटीग्रल कर सकते हैं, यदि 1/d स्क्वायर मिलेगा तो आप डबल इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, पर साइन कॉस होगा तो डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर करने के लिए यदि डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर नहीं है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी कर सकते हैं। ये तमाम नियम होते हैं। तो अभी तक हमने जो 3 केसेस सीखे हैं उन पे आपको मैंने ये 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल भी करवाए हैं। अब हम लेंगे एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल, बट उससे पहले एक केस और सीखेंगे। बात करते हैं केस नंबर 4 की। मींस जब आरएचएस ऑफ इक्वेशन Q कैसा हो,
x पावर m जैसा हो या ax पावर m प्लस b जैसा हो। x पावर m से क्या समझे, जहां m कोई एक नंबर होगा, ठीक है ना, x हो, x स्क्वायर हो, x क्यूब हो, मतलब जब दी गई इक्वेशन का RHS कैसा हो, एक पोलिनोमियल फॉर्म में हो। हम तो ऐसा याद रखें इसको, ठीक है, कि जब RHS ऑफ एनी इक्वेशन इज ऑफ अ पोलिनोमियल, जब बहुपदीय रूप में हो, x की पावर 2 प्लस x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, इस तरह से जब सिचुएशन दी गई हो, तब दी गई इक्वेशन का पीआई हम कैसे फाइंड आउट करें। हम जानते हैं कि किसी इक्वेशन का पीआई क्या होता है, 1/fd इंटू क्यू, और यहां पे हम बात करें कि 1/fd और q कैसा हो, यहाँ पे x पावर m प्लस b या सिंपली x पावर m जैसा हो। तो ऐसी सिचुएशन में देखो अपने को करना क्या होगा, ये जो fd है ना, इस fd में से d की सबसे लोवेस्ट डिग्री टर्म को हम कॉमन लेंगे। d की सबसे लोवेस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लेने के बाद जो रिमेनिंग आपका फंक्शन बचेगा यहां पे, वो कैसा बचेगा, 1 प्लस माइनस एफ डी के फॉर्म में और इंटू एक्स पावर m, और यहां से d की जो भी सबसे छोटी पावर होगी। अब d की सबसे छोटी पावर से क्या समझें, यदि मान लो अपने को दिया होता इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, भाई ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन पे ही तो ये सिचुएशन अप्लाई होगी ना। RHS ऑफ इक्वेशन कैसा है, x पावर 2, m की जगह क्या मिला, 2 मिला। अब इस तरह की सिचुएशन में देखो हम जानते हैं कि पीआई क्या होगा, 1/fd इंटू क्यू एक्स पावर m, ठीक है ना। आपको क्या करना है, इस fd में डिनोमिनेटर में जो fd होता है ना, इस fd में d की सबसे लोवेस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लेना है, d पावर 2, d पावर 1, यहां d पावर 0। तो जो d पावर 0 वाला टर्म है, उस पूरे टर्म को, उस पूरे पद को आप क्या करें, कॉमन ले ले। अब यदि यहां देखो मैं इसको कॉमन लेता डिनोमिनेटर से, तो ये 3 आता। यहां पे कैसा सिचुएशन बना अपने पास, 3 की प्लेस पे कॉमन लेने पे बचा 1, और यहां क्या बनेगा, डी स्क्वायर प्लस 2d और अपोन में 3, ये ऐसा बना। अब देखो 1 प्लस, अब ये क्या बना, एक नया एफडी बना। तो जैसे हमने डी की सबसे लोवेस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लिया, तो रिमेनिंग जो फंक्शन था ना एफडी, अब आपका कैसा बना, 1, यहां कभी कभी प्लस हो सकता है तो माइनस भी, 1 प्लस माइनस एफ डी। और अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो 1 प्लस माइनस एफ डी है ना, इसको न्यूमरेटर लेके चलें। तो यदि हम इस 1 प्लस माइनस एफ डी को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दें, तो इसका इंडेक्स चेंज हो जाएगा। ये 1 प्लस माइनस एफ डी जो है पावर -1 इंटू एक्स पावर m जैसा हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस माइनस एफ डी इनवर्स बन गया, इसको हम न्यूमरेटर ले चले तो 1 प्लस दिस पावर -1 और इनटू क्या बनेगा आपका x पावर m। अब देखिए ये कैसा है, 1 प्लस माइनस जो भी होगा यहां पे fd, इस fd को यदि मैं थोड़ी देर के लिए x के साथ कंपेयर करूं तो 1 प्लस x या 1 माइनस x पावर -1, तो 1 माइनस x पावर -1 या 1 प्लस x पावर -1। याद आना चाहिए बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल एक्सपांशन जो है ना, वो होगा a प्लस b पावर n इज nc0 a पावर n b पावर 0। याद कैसे रखते थे, nc0 nc1 nc2 nc3 ncn, 0 से लेके n तक। फिर हम क्या कहिए, जो फर्स्ट टर्म है उसका हाईएस्ट पावर, जो सेकेंड टर्म है उसका लोवेस्ट पावर। हाईएस्ट को डिक्रीज किया लोवेस्ट पे और लोवेस्ट को इंक्रीज किया हाईएस्ट पे, ये बनता है बाइनोमियल, जहां एनसीआर माने फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r। इस प्रकार से इस थ्योरम को ऑलरेडी हम स्टडी करके आए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो क्या आया, 1 माइनस एक्स पावर -1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। यहां माइनस ऑल पॉजिटिव, माइनस माइनस ऑल पॉजिटिव, माइनस माइनस ऑल पॉजिटिव। याद रखें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, साइन अल्टरनेट चेंज होगा, पॉजिटिव से स्टार्ट करके नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहां पे भी वही सिचुएशन देखने को मिला, ठीक है। अब यहां देखिए पावर -1 हो सकता है, कभी कभी क्या होता है भाई, आप स्क्वायर फॉर्म में दिया हो नीचे, तो यहां इंडेक्स ऊपर जाने पे -2 हो सकता है। क्यूबिक इक्वेशन के टर्म में आपको पावर ऊपर ले जाने पे -3 मिल सकता है।
तो इस तरह की सिचुएशंस बनती है, इन फॉर्मूले को अपने को याद करना होता है, यहां अप्लाई करना होगा इस सिचुएशन में। जब fd से d की सबसे छोटी पावर कॉमन लिया, रिमेनिंग फंक्शन 1 प्लस माइनस fd बना, न्यूमरेटर लेके चले तो 1 प्लस माइनस fd पावर माइनस 1 बना। यहां जो भी आपका fd होता है, जैसे मैंने कहा एग्जांपल के तौर पे ये क्या है fd, तो ये आपका ऊपर लेके चले तो ये पावर माइनस 1 हुआ और इंटू ये एक्स स्क्वायर था ही। तो ऐसी सिचुएशन बनती है। अब आपको यहां क्या करना है, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना है। तो यहां क्या बनेगा एक्सपांशन में, इस सर्कल की जगह आप सपोज x, तो 1 प्लस एक्स पावर माइनस 1 क्या बना 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। जब भी पावर माइनस 1 होगी तो सारे कोफिशिएंट कैसे आएंगे 1, एक्सपांशन के सारे कोफिशिएंट वैल्यू 1 होंगे, ये चीज ध्यान रखना है। 1 से शुरू होगा हमेशा हर टर्म, यदि 1 प्लस समथिंग है या 1 माइनस समथिंग है तो फर्स्ट टर्म मस्ट बी 1। देखो 1 1 1 सभी जगह, ठीक है ना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, हर जगह कोफिशिएंट वैल्यू 1 यदि पावर माइनस 1। यदि पावर माइनस 2 होता तो सक्सेसिवली आप 1 1 ऐड करते जाओ हर कोफिशिएंट को, 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इसमें 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है ना। फॉर्मूला याद रखना अपने लिए आसान है। यदि पावर माइनस 3 होता तो देखो नेगेटिव नेगेटिव ऑल पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। यहां क्या बना 1 3 6 10, नेक्स्ट क्या आता 15। कैसे याद रखना चाहो तो रख लो, नहीं तो यहां रख के तो हम दुनिया जहां की तमाम चीजें जो है बना ही सकते हैं। देखो 1 से स्टार्ट हुआ, पहले 2 ऐड किया 3 आया, 2 ऐड करने के बाद क्या ऐड करें 3 ऐड करो, 3 प्लस 3 6 आया, 2 ऐड किया 3 ऐड किया, अब क्या ऐड करें 4, तो 6 प्लस 4 क्या आया 10 आया। अब 5 ऐड कर दो तो 10 प्लस 5 क्या आएगा 15, 15 के बाद 6 ऐड करेंगे 21। ये इस तरह से एक्सप्रेशन को याद भी रखा जा सकता है, अदरवाइज बाइनोमियल में तो पुट करने पे चीजें अपने को ऑटोमेटिकली मिलती चली जाएंगी। तो यहां पे से कोई भी एक सिचुएशन यहां पे फिट होने वाली होगी। जनरली तो इन दोनों में से कोई एक ही फिट होता है जो हमको एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे यहां आया अपने पास ये -1, अब आप क्या करते हैं सिचुएशन में, ये 3 है ऑलरेडी, यदि बाइनोमियल लगाना होता है x की प्लेस पे आपके पास क्या आया यहाँ पे d स्क्वायर प्लस 2d अपॉन 3, पावर कितना आया x स्क्वायर। थोड़ा सा छोटा करके बताता हूं, इसके बाद एग्जाम्पल तो हम लेंगे ही लेंगे। मान लो x पावर 1 होता, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते, ये 1 प्लस एक्स पावर -1 क्या बनता फॉर्मूला 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x की प्लेस पे आप क्या रखते हैं d स्क्वायर प्लस 2d बाय 3, तो यहां मिलता 1 माइनस एक्स, और x का मतलब क्या होता d स्क्वायर प्लस 2d बाय 3, देन प्लस क्या आता एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता d स्क्वायर प्लस 2d बाय 3 का होल स्क्वायर एंड माइनस सोन, और बाहर क्या आता आपके पास x आता। देखो अब क्या करना होगा, इस x को अंदर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करो, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या आया d, अच्छे से जानते हैं d का मतलब क्या होता है d बाय dx। ये सारे d किस पे अप्लाई करना है, बाहर जो आपका पोलिनोमियल फंक्शन है x पावर m या x पावर m प्लस b, और हम पोलिनोमियल का डिफरेंशिएशन जानते हैं, x स्क्वायर का 2x होगा, x क्यूब का 3x स्क्वायर होगा, x पावर m का mx पावर m माइनस 1 होगा, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें तो हमको ऑलरेडी आती है। अब यहां पे देखो क्या करना है आपको, भाई ये जो बाइनोमियल एक्सपांशन है ना, देखो ये तो चलते ही जाता है, इसको कहां तक एक्सपांड करें, सवाल ये उठता है। इस चीज को ध्यान से समझिए, जितना x का पावर होगा उतना ही d का पावर भी होना चाहिए, क्योंकि यदि x का पावर 2 है तो देखो d का पावर कितना होना चाहिए एक्सपांशन में, मैक्सिमम 2, क्योंकि x स्क्वायर d स्क्वायर कितना हुआ, एक्स स्क्वायर का एक बार डिफरेंशिएशन किया तो कितना आया 2x, और 2x का फिर एक बार किया तो 2। अब यदि मैं d क्यूब लगा देता यहां पे एक्स स्क्वायर के लिए, मतलब एक्स स्क्वायर का थर्ड डेरिवेटिव, तो 2 का डिफरेंशिएशन क्या आता 0 आता। मतलब मुझे एक्सपांशन वहीं तक करना है ना जहां मेरे पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो। तो जितना x का पावर होगा उतने ऑर्डर तक ही आपको क्या करना है, बाइनोमियल को लेकर चलना है d की उतने ऑर्डर तक, ठीक है। बाकी टर्म को आप इग्नोर कर दो, क्योंकि सक्सेसिव डेरिवेटिव जो है उसका क्या हो जाएगा 0 ही होना है। जैसे यहां x पावर 2 होता तो इस एक्सपांशन में हम d को मैक्सिमम किस पावर तक एक्सपांड करते हैं 2 तक, क्योंकि d 3x स्क्वायर का मतलब 0। यदि x पावर 3 होता तो d की मैक्सिमम थर्ड ऑर्डर तक हम लेकर चलते, क्योंकि फोर्थ ऑर्डर पे डिफरेंशिएशन x क्यूब का क्या होता 0। यदि x पावर 5 होता
तो हम उसको d5 तक ही एक्सपांड करेंगे, क्योंकि 6 डेरिवेटिव क्या हो जाता है उसका 0। लॉजिक आपको समझ में आया होगा, एक्सपांशन वहीं तक लेकर चलना है। अब यदि यहां पे देखो इन चीजों को हम करें तो अपने को क्या समझ में आ रहा है, x को मल्टीप्लाई करते तो यहां आपको मिलता है x, यहां पे आप अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा d² प्लस 2dx अपॉन में 3। यहां तक लाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहां मिनिमम पावर d की कितनी है 1, d पावर 1 d पावर 2। जब आप स्क्वायर करेंगे तो मिनिमम पावर क्या आएगी किसी भी टर्म की 2, और सेकेंड डेरिवेटिव x के लिए क्या बनेगा 0। तो ये टर्म भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना लिख के हम यहां मेंशन कर देते हैं क्वेश्चन में कि इग्नोरिंग द हायर डेरिवेटिव टर्म्स बिकॉज हायर डेरिवेटिव्स ऑफ x इज व्हाट 0। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो तो ये 3 यहां x d² x का वैल्यू क्या आया 0, मतलब x का डबल डिफरेंशिएशन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 प्लस 2 और dx क्या आएगा 1, क्योंकि x का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव क्या आया 1, और ये सिंप्लीफाई किया तो आपको क्या मिल गया आंसर मिल गया x माइनस 2/3 इंटू ये बाहर है 3। तो इस प्रकार ये केस बहुत ही आसान है। याद सिर्फ इतना रखना है कि जब x पावर m या पोलिनोमियल फॉर्म दिखा RHS Q तो क्या किया FD में से D की लोवेस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लेके रिमेनिंग फंक्शन को 1 प्लस माइनस FD करके न्यूमरेटर ले गए, इंडेक्स चेंज करके नेगेटिव किया, बाइनोमियल में से जो सिचुएशन फिट हुआ वो लगाया, फिर बाहर का जो आपका x पावर m था उसको बाइनोमियल की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके जहां तक डेरिवेटिव संभव है कर दिया। इस प्रकार से अपने को यहां क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। आई होप कि 4 केस आज जो हमने सीखे हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब बात करते हैं केस नंबर 5 की, व्हेन q इज इक्वल टू e टू द पावर ax इंटू v। अब देखिए दी गई इक्वेशन फर्स्ट का जो RHS था हमारा q LD विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का वो कैसा हो e पावर ax इंटू v, जहां ये जो v है ना v क्या होगा x का कोई एक फंक्शन होगा। अब x के फंक्शंस की बात करो तो कई प्रकार के हो सकते हैं, यहां पे हमको किस टाइप का फंक्शन देखने को मिलेगा। तो देखिए अभी तक हमने जो 4 केस डिस्कस किए कि जब q 0 हो, e पावर x हो, साइन कॉस हो या x पावर m जैसा हो, यहां बात करें e पावर x इंटू v। अब देखो मेजरली तो 4 केस होते हैं, ये जो 5वां और जो 6ठा केस सिखाने जा रहा हूं मैं, यहां पे आप देखेंगे कि इनके थोड़े से मिक्सिंग फॉर्म देखने को मिलेंगे क्यू के तौर पे। ठीक है ना। अब देखो e पावर ax इंटू वी, तो अभी तक हमने v कितने प्रकार के देखे, एक हमने देखा कि v कैसा हो e पावर ax, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे v e पावर ax जैसा तो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि e पावर ax ऑलरेडी है, इंटू e पावर ax हो जाएगा तो e पावर 2ax बन जाएगा, नया केस तो बना ही नहीं अपने को, फिर वही केस मिल गया। तो v जो है यहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो e पावर ax जैसा हो। ठीक है, तो कैसा हो फिर साइन या कॉस जैसा हो सकता है, या फिर x पावर m जैसा, मतलब e पावर 2x इंटू साइन 3x या e पावर 3x इंटू एक्स क्यूब, इस प्रकार से मिल सकता है। तो जितने केस अभी तक आपने सीखे हैं देखे हैं उनमें से q 0 तो हो नहीं सकता, v की जगह 0 लिखोगे तो पूरा q ही 0 हुआ, मतलब आप वापस आप केस फर्स्ट पे गए। e पावर x नहीं होगा, यदि यहां v की जगह e पावर x लिखोगे तो फिर केस नंबर 2 ही मिला, मतलब इन दोनों को हाइड करें तो v जो है यहां पे e पावर ax का मल्टीपल वो कैसा होगा, या तो साइन कॉस जैसा होगा या फिर x पावर m जैसा। ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि कब किस सिचुएशन में ये केस को अप्लाई करना है, इन दो सिचुएशंस में। ठीक है ना, e पावर x इंटू साइन कॉस या e पावर x इंटू एक्स पावर m टाइप का। ठीक है ना। अब देखो ऐसी सिचुएशन में पी निकाला कैसे जाए, हम जानते हैं पी क्या होता है 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब यदि यहां मान लिया जाए 1 अपॉन एफ डी, क्यू की जगह हमने क्या ले लिया e पावर ax इंटू वी, तो ऐसी सिचुएशन में पी आई निकालने के लिए ये जो e पावर ax है इसको हम इस ऑपरेटर से पहले लेके आए, ऑपरेटर मतलब जो d होता है। ठीक है, तो यहां पे हम लेके आए e पावर ax को पहले, तो चेंज किस में होता है, अभी तक जितने केस देखे d में ही तो हम चेंजेस कर रहे हैं, तो यहां एफ डी में क्या चेंज देखने को मिलेगा, d की प्लेस पे आपको मिल जाएगा d प्लस ए और इंटू वी। बस इतना सा याद रखना है कि जब e पावर ax मल्टीपल साइन x कॉस x या e पावर ax इंटू एक्स पावर m, मतलब इन जनरल वी कैन से e पावर ax इंटू वी टाइप का दिखे, तो e पावर x को पहले लाए और fd में d को हम d प्लस ए से रिप्लेस कर दे इंटू v। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां बात करते कि सपोज पी की सिचुएशन ऐसी बनती 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 3
e पावर 2x इंटू साइन 3x ये मिलता। तो आप क्या करते हैं, e पावर 2x को पहले लेके चलते रूल के अकॉर्डिंग, e पावर x को हमने पहले शिफ्ट किया इंटू 1 अपॉन एफ डी क्या है आपका डी स्क्वायर प्लस 3, इसमें आप d की प्लेस पे क्या रखते हैं d प्लस ए, तो d की प्लेस पे d प्लस ए और a का वैल्यू क्या है e पावर ax से कंपेयर करें तो e पावर में x का कोफिशिएंट a हुआ, e पावर में x का कोफिशिएंट 2 हुआ, तो d की प्लेस पे लिया d प्लस 2 स्क्वायर और प्लस 3, ठीक है ना, और यहां क्या मिल जाएगा साइन 3x। इज इट क्लियर? तो यहां पे देखो हमको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि e पावर ax को पहले करके पूरे fd में जहां d था उसको d प्लस a कर दो, तो पूरा fd था d स्क्वायर प्लस 3, उसमें d को हमने किया d प्लस a मतलब d प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 3 एज इट इज जो अपने पास था, ठीक है। अब देखो ये जो आगे की सिचुएशन है ना, ये तो आपसे बन ही जाएगी क्योंकि यहां v आया और v हमने पहले ही आपको बताया है कि कैसा होगा, या तो केस नंबर 3 जैसा होगा या केस नंबर 4 जैसा, और दोनों ही सिचुएशंस में v या तो साइन कॉस देखने को मिलेगा या फिर x पावर m जैसा देखने को मिलेगा, और दोनों ही सिचुएशंस में आपसे बन जाएगा। इसको आप ओपन करेंगे स्क्वायर को, d स्क्वायर की जगह नेगेटिव a स्क्वायर करके आप साइन कॉस का केस भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है केस नंबर 5। एग्जाम्पल और करेंगे, खूब सारे एग्जाम्पल्स लेंगे आने वाले लेक्चर्स में, खूब सीखेंगे कि CFPI कैसे फाइंड आउट किया जाए, LD विद कांस्टेंट कोफिशिएंट एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आने वाले कई सारे और दूसरे टॉपिक्स भी इन पे डिपेंड होंगे, तो इनको सीखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। खूब टाइम देंगे, अच्छे से सीखेंगे। एक और लास्ट केस हम यहां डिस्कस करें, केस नंबर 6 के बारे में। तो देखिए केस नंबर 6 की यदि हम बात करें तो केस 6 भी थोड़ा सा मिक्स्ड वाला केस आपको देखने को मिलेगा कि दी गई इक्वेशन का RHS क्यू कैसा हो, x इंटू वी जैसा हो। अभी हमने देखा e पावर ax मल्टीप्लाई बाय v, यहां x मल्टीप्लाई बाय v, तो यहां यदि हम बात करें कि अब जो v देखने को मिला x के मल्टीप्लीकेशन में वो v कैसा होगा, तो देखो आप पुराने केसेस सब फिर से एक बार देखो यहां पे भाई v की जगह क्या मिल सकता है, जितने हमने केस पढ़े 0, तो 0 होगा तो वापस केस 1 ही मिला। v की जगह क्या ले ले e पावर ax, यदि यहां v पावर ax ले ले, v की प्लेस पे e पावर ax ले ले, तो x इंटू e पावर ax कहें या e पावर ax इंटू x कहें, वापिस आपको केस नंबर 5 ही मिल जाएगा, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो v की प्लेस पे क्या मिल सकता है, e पावर ax मिल सकता है, साइन कॉस जैसी टर्म मिल सकती है, ठीक है ना, जो हमने सीखे उनमें से ये मिल सकता है या ये। अब x पावर m, तो भाई x तो है ही ना ऑलरेडी, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब हो, सबके लिए अप्लाई होगा। यदि यहाँ एक्स स्क्वायर होता तो x इंटू फिर एक्स वी लिख देते, ठीक है ना। तो x इंटू वी के लिए जो केस सीखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू वी में क्या आएगा, x को बाहर किया x इंटू वी, तो फिर x इंटू वी मिलकर एक नया v बन जाएगा, तो x इंटू वी जो यहां सीखने जाएंगे वही चीज अप्लाई होगी। तो ऐसी सिचुएशन में v का नेचर आपको कैसा देखने को मिलेगा, सामान्यतया e पावर ax या साइन कॉस जैसा देखने को मिलेगा। और इस सिचुएशन में पी क्या होगा हम जानते हैं, 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू, 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू कैसा है यहाँ पे x इंटू वी जैसा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, x को पहले लिखेंगे और 1 अपॉन एफ डी इंटू वी एज इट इज माइनस, अब हम क्या करें, ये जो एफ डी है ना इसको न्यूमरेटर में हम डिफरेंशिएट करें डी के रेस्पेक्ट में, और डिनोमिनेटर में इसी एफ डी का हम क्या कर दें स्क्वायर एंड देन वी। समझिएगा अच्छे से केस को, क्वेश्चन करेंगे तो अप्लाई भी करेंगे, खूब प्रैक्टिस भी करेंगे, बट अभी हम केस समझे। x इंटू वी मिला जहां v क्या हो साइन एक्स प्लस बी या e पावर ax जैसा हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें, जो आपका x है उसको हमने पहले बाहर किया, x इंटू जो रिमेनिंग बचा 1 अपॉन एफ डी इंटू वी माइनस जो डिनोमिनेटर का आपका एफ डी था उसका हमने न्यूमरेटर में किया डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर में किया स्क्वायर इंटू वी, जहां v क्या होगा वेल नोन, या तो e पावर x या साइन एक्स प्लस बी। सीखेंगे इसको हम प्रैक्टिकली जब न्यूमेरिकल लेंगे। एक लास्ट केस आपके पास और बचता है यहां, केस नंबर 7, जिसको हम कहते हैं जनरल फंक्शन व्हेन q इज एनी फंक्शन ऑफ x। केस नंबर 7 सॉरी है ना, केस नंबर 7 में आप देखिए कि व्हेन q इज एनी फंक्शन ऑफ x। अब एनी फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या हुआ कि भाई x का कोई भी एक फंक्शन हो,
क्योंकि यहां देखो मैंने जितने केस आपको बताए हैं उनमें यदि tan x होता, cot x होता, log x होता तो आप कैसे करते, वो तो हमें पता ही नहीं, क्योंकि ये एक बड़े पर्टिकुलर केसेस हैं। ई पावर हो, साइन हो, एक्सपोनेंशियल हो, ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन और कॉस हो, पॉलिनोमियल फॉर्म हो, या ये मिक्स्ड दो केसेस हो, ऐसी सिचुएशन में तो आपने बड़े अच्छे से छोटे छोटे फॉर्मूले केसेस सीखे, डिस्कस किया हमने। अब यदि कोई भी फंक्शन हो, अब आप कहेंगे कि सर यदि किसी भी फंक्शन के लिए केस नंबर 7 एप्लीकेबल है तो ये 6 केस क्यों सिखाए? क्या होता है, ये उनके पर्टिकुलर फॉर्म है, यदि ये याद है तो काम आसान है, अदरवाइज ये एक जनरल फॉर्मूला है, इससे तो सब कुछ हो ही सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई हर बार जब हमको साइन का डिफरेंशिएशन करना है तो डायरेक्टली याद करते हैं ना cos x से, ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी लगा के आप वहां पे वैल्यू निकालने गए, ठीक है ना। तो वही ये पर्टिकुलर चीजों के अपने मायने हैं, जनरल वैल्यू का एक अपना मायना होता है। यदि एग्जाम में log x sec x इस तरह का कोई फंक्शन दिखे तो आप केस नंबर 7 ट्राई कर सकते हैं। 10x के लिए भी ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। मतलब जो फंक्शन हमने अभी तक सीखे हैं उनको छोड़ के यदि कुछ आए तो आप ये यूज कर लेना। ऐसी सिचुएशन में चूंकि हमें पता है कि पी क्या होता है 1/fd इंटू क्यू, और यहां पे 1/fd इंटू क्यू की जगह आप क्या लें, एनी फंक्शन ऑफ x। एक ही चीज याद रखनी है कि ये जो डिनोमिनेटर है आपका fd, इस डिनोमिनेटर को आप लीनियर फैक्टर d माइनस m की टर्म में लेके आए। ये जो fd है, यदि मान लो थोड़ी सी अलग टाइप की सिचुएशन मिले तो आप रेशनलाइजेशन करें, फैक्टराइजेशन करें, पार्शियल फ्रैक्शंस करें, पार्शियल फ्रैक्शन मतलब आंशिक भिन्न करें, और पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से आप इस fd को लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करें, और जो लीनियर फैक्टर आएगा तो वहां पे केस लागू करना है 1/d माइनस m इंटू एफ ऑफ एक्स, जिसकी जगह आप लिखेंगे e पावर mx इंटीग्रल e पावर माइनस mx fx dx। ये बनता है फॉर्मूला। ये मैं बता रहा हूं आपको, जब आप पार्शियल फ्रैक्शंस करते हैं तो हो सकता है 3-4 फ्रैक्शंस बन जाए, तो हर एक फ्रैक्शन पे आपको ये अप्लाई करना होता है 1/d माइनस m इंटू एफ ऑफ एक्स। fd को जब आप लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे तो एक फैक्टर के लिए जो कंडीशन अप्लाई होगी, द सेम प्रोसीजर विल बी अप्लाई टू रेस्ट ऑफ ऑल द रिमेनिंग फैक्टर्स, ठीक है ना। तो 1/d माइनस m इंटू एफ एक्स को आप क्या लिखें, ये जो m है एक बार e की पावर में, इंटीग्रल के अंदर ये जो m है एक बार माइनस के साथ e की पावर में, और जिस फंक्शन के लिए कर रहे हैं वही फंक्शन fx इंटू dx। तो कुल मिला के fd को आप लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करें, और एक फैक्टर यदि d माइनस m है तो 1/d माइनस m fx विल बी e पावर mx इंटीग्रल e पावर माइनस mx fx dx। और अच्छे से सीखने के लिए जब न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत सिस्टमेटिकली इन सारे केसेस को हम चर्चा करेंगे, अच्छे से सीखेंगे। आई होप कि जितने रूल्स होते हैं पीआई मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए, किसी एलडी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्व करने का जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है y इक्वल्स टू CF प्लस पीआई, CF लास्ट सेशन में कवर किया। आज पीआई के जितने 7 पॉसिबल केसेस होते हैं हमने तमाम केस डिस्कस किए। आने वाले सेशंस में इन पे हम एग्जांपल्स भी लेंगे। आई होप कि आपको सारे केसेस समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।